हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बेस में हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स के 2 लेक्चर और आएंगे यार, है ना। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि थोड़ा कम टाइम है और हम लोग जल्दी से बात करेंगे अपनी। हम लोग लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स का फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन का सेकंड मतलब लेक्चर होगा। और हम लोग इसके बाद एक लेक्चर और एल्कीन और एल्काइन का मिक्स करेंगे और फिर ईएएस का करेंगे, इलेक्ट्रोफेरिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस के लिए, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था वो हम लोगों ने हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स तक की बात की थी, उसकी हेडिंग डाल दी थी और वहाँ से ही हम चैप्टर को इस लेक्चर को शुरू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोगों को नोट्स कहाँ पे मिलते हैं ये हम लोग जानते हैं, dexterchem.in पे। और यार हाँ, हाइड्रोकार्बन्स की थोड़ी सी अभी शीट नहीं बन पाई है, उसके लिए थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम दो, सैटरडे तक वो भी आ जाएगी, कोई परेशानी की बात उसमें भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन से विसिनल डाइऑल्स बनाने के तरीके हैं ये, जो हम लोगों ने 5 तरीके देखे थे इसमें। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद कोल्ड एल्काइन KMnO4, जैसे बेयर्स रिएजेंट कर रहे थे। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ऑस्मियम टेट्रोक्साइड और पेरिडीन और NaHSO3 और वाटर के साथ, जैसे लेमियक्स रिएजेंट कर रहे थे। या रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद पर एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जिसे हम पढ़ेंगे ईथर सिपॉक्सिलेशन इसे कहते हैं। रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद I2 सिल्वर एसीटेट एंड CCl4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस से प्री वॉश कंडीशन कहते हैं, और इसे फिर वुडवर्ड कंडीशन कहते हैं। ये दोनों कंडीशंस मेंस में एक बार पूछी गई, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था और ज़्यादातर लोग नहीं लगा पाए थे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके करना शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, लिखते हैं हाइड्रोक्सिलेशन विद हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स विद बेयर्स रिएजेंट। तो इसे हम बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड एल्कलाइन सॉरी बटन दब गया, एल्कलाइन KMnO4। बेयर्स रिएजेंट जो है वो कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 है, ठीक। कैसे करेंगे रिएक्शन, एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे किससे, बेयर्स रिएजेंट से। और बेयर्स रिएजेंट क्या है, कैसा एडिशन करता है, ये सिन एडिशन करता है। मैकेनिज्म इनकी बहुत देखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना है, मैकेनिज्म की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सिन एडिशन करेगा तो दोनों तरफ OH लगा देगा, यानी कि 1,2 डाइऑल ही बना लेते हैं हमें। तो ये क्या बन गया, सिन डाइऑल बन गया। क्या बन गया, सिन डाइऑल बन गया। कैसे डाइऑल बने, सिन। तो हम लोगों ने जो टेबल बनाई थी शुरू में कि जब सिस प्लस सिस एडिशन होगा तो मीजो बनेगा, और कार वाला सिस एंटी रेसमिंग लिखा था। तो बेयर्स एजेंट कैसा सिन एडिशन करा रहा है। तो अगर हम एल्कीन अपनी ले लें, कौसी सिस 2 ब्यूटीन ले लें और इसमें कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन कराई जाए, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन कराई जाए इसमें, तो इससे क्या बन जाएगा, मीजो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि सिस प्लस सिन इज मीजो। तो मीजो कंपाउंड बन गया ये। और जो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। अब अगर हम ट्रांस ले लें, ट्रांस की रिएक्शन बेयर्स रिएजेंट से कराएं, बेयर्स रिएजेंट लिखें या फिर कोल्ड एल्काइन KMnO4 लिखें, दे आर द सेम थिंग। तो इससे ट्रांस से क्या बनेगा, तो ये ट्रांस है, सिन एडिशन है, तो क्या बनेगा, रेसमिंग मिक्सचर बनेगा। रेसमिंग मिक्सचर कैसे बनेगा, एक तरफ HOH आ जाएगा और एक तरफ OH और H आ जाएगा, और इसका मिरर इमेज बनेगी। इसकी मिरर इमेज ही बनेगी। मिरर इमेज में क्या बन जाएगा भाई, इसकी मिरर इमेज ड्रॉ कर दी। तो इसे हम पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स कहते हैं, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स कहते हैं। पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स क्या कहलाते हैं, रेसमिंग मिक्सचर्स होता है।
और ऐसे मिक्सचर कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो सिंपल है। अगर हम एक और एल्कीन देख लें, अगर एक केस और देख लें, इसका मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है कहीं से कहीं तक। और जब मैं कह रहा हूँ मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है तो लिटरली कोई ज़रूरत नहीं होगी, तभी मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो मैकेनिज्म लिखवाऊंगा ही सबकी, है ना। तो इसकी रिएक्शन जब कोल्ड एल्काइन के MnO4 से कराई, कोल्ड एल्कलाइन के MnO4 से कराई, तो इससे भी क्या बन गया, सिन एडिशन हुआ, तो मीजो कंपाउंड बन गया। ठीक है, सिंपल है, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड तरीके को। सेकंड तरीका भी बिल्कुल आसान है। सेकंड क्या था हमारा, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, पिरिडीन और NaCSO3 और वाटर। तो लिख लेते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद नंबर 1 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, पिरिडीन और नंबर 2 NaHSO3 और वाटर। ठीक, इससे भी क्या होता है, दिस इज ऑल्सो सिन एडिशन। ये कैसा एडिशन है, दिस ऑल्सो डज सिन एडिशन। ठीक, ये भी क्या करता है, सिन एडिशन ही करता है। तो जब सिन एडिशन करेगा तो हम रिएक्शन एक ही लिख दें, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही होगी। तो हम एक ही रिएक्शन लिख के काम चला लेंगे, ज़्यादा इसमें नहीं लिखेंगे, सेम एग्जाम्पल से ही काम चल जाएगा। बस रिएजेंट हमें ध्यान रखना है, इसका हम ध्यान रखेंगे और बात खत्म हो जाएगी अपनी। क्योंकि देख के डरना नहीं है रिएक्शन को, कि रिएक्शन को देख के डर जाओ और गड़बड़ कर दो। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या करा रहा है, सिन डाइवल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो सेकंड तरीका भी सेम है और उसके एग्जाम्पल तो यार वही होंगे जो पहले वाले के थे, वही एग्जाम्पल इसमें भी लिखे जा सकते हैं। रिएजेंट का नाम बदल बदल के, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड इज रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद पैरासिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स with per acid followed by हाइड्रोलिसिस। अब इसमें दो स्टेप होनी है। पहले एक रिएक्शन ऑफ पर एसिड होगी, पर एसिड से बनेंगे इपॉक्साइड और इपॉक्साइड की फिर रिंग ओपनिंग करेंगे। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं इसमें, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद पर एसिड, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद पर एसिड्स। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद पर एसिड्स को हम लोग कहते हैं इपॉक्सीडेशन। क्या कहते हैं, इपॉक्सीडेशन। ये फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ईथर की रिएक्शन है। तो इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, तो इसमें क्या होते हैं, साइक्लिक ईथर्स आर फॉर्म्ड। अब तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जिन्हें हाइड्रोकार्बन में ही कवर करना चाहिए और जो नहीं कवर हो पाती हैं। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे। जब पर एसिड लेते हैं तो पर एसिड ले लेते हैं MCPBA टाइप का। क्या ले लेते हैं, MCPBA से लेते हैं, तो इससे इपॉक्साइड बन जाती है। क्या है, ये इपॉक्साइड है। MCPBA की फुल फॉर्म क्या है, MCPBA। कितने लोगों को पता है, वही कमेंट करके बताना कि सर MCPBA तो पहले से ही पता था। तो MCPBA इज मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड कैसा दिखेगा, अगर देखने की बात करें हम लोग, तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा पे क्लोरीन लगा दिया और पर बेंजोइक एसिड। ठीक, ये क्या है, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, पर मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये एक तरह का पर एसिड है। ठीक है, जिस एसिड में भी परऑक्साइड लिंकेज है ऑर्गेनिक एसिड में, हम उसे पर एसिड कह सकते हैं। जैसे हम ले लें H2CO3।
H2CO3 का नाम परफॉर्मिक एसिड, अलग अलग लिखना, परफॉर्म नहीं करेगा। कार्बोनिक एसिड नहीं है, ये परफॉर्मिक एसिड है। परफॉर्मिक एसिड कैसे बनाएंगे, HCOOH, ठीक है। इसी तरह से एक और हम लोग ले सकते हैं, क्या उसे कहते हैं MMPP। MMPP भी एक पैरासिड लिखने का तरीका है। MMPP की फुल फॉर्म है मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सी थैलेट, मोनोपरऑक्सी थैलेट। तो इसे कैसे देखेंगे, तो मोनोपरऑक्सी थैलेट, थैलिक एसिड से हमने बना लिया और ये मैग्नीशियम हो गया, इसमें एक ही परऑक्सी है। तो ये सब क्या है, ये पैरासिड के एग्जांपल्स हैं जिनसे हम लोग इपॉक्साइड बना सकते हैं। यार ये नाम तो मेरे एजेंट के याद रखना जरूरी है, अगर नाम ही नहीं याद रहे तो काम तो खराब हो ही जाना है, नाम तो पता होने ही चाहिए। अब बात आती है मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, तो एल्कीन की रिएक्शन हमने मान लिया कि हमने किसी पैरासिड से करानी थी, तो पैरासिड ऐसा रहा होगा, आर लगा देते हैं सिंपल। ये क्या है, ये हमारा पैरासिड है। और जब भी रिएक्शन होती है तो एल्कीन ऑलवेज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो एल्कीन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि वेरी गुड लीविंग होगा, ऑक्सीजन का लोन पर इस पे दोबारा से अटैक कर देगा। तो 1 2 3 और 4, तो देखो क्या हुआ, ये OH प्लस बन गया। अब जो RCOO माइनस बना है वो इस H को ले लेगा, ठीक, और क्या बना देगा, इपॉक्साइड बना देगा। ये क्या बन गया, इपॉक्साइड बन गया। ये सिंपल है, मैकेनिज्म लिखी जा सकती है आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि सेम साइड से एडिशन हो रहा है तो इपॉक्सिडेशन हमेशा कैसा एडिशन है, सिन एडिशन है। तो अगर हम एग्जाम्पल लिखें, इस पे अगर हम इपॉक्सिडेशन कराएं, MCPBA लिख दें, तो इससे क्या बन जाएगा, इसे हम डार्क करेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लेन के बाहर की तरफ बनेगा, क्योंकि ये कैसा एडिशन है, सिन एडिशन है, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। अगर हम ट्रांस एल्कीन ले लें, मान लो इस तरह की, और MCPBA ले लें, भाई देखो लोग कम देख रहे हैं यार, वीडियो तो कम ही देखा जा रहा है, तो मेरे को पता चल ही रहा है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो ढंग से सीख रहे हैं, इसी में मेरी सफलता है कि जो लोग भाई देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं चैनल को, वो ढंग से करें। वो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तभी आगे लोग देख पाएंगे, और मेरा पर्पज़ भी सॉल्व होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाया जा सके और इसका एनहेंसर बनना है, ठीक है। जब इसका एनहेंसर बन जाएगा तो इसकी मिरर इमेज बना देंगे आराम से, ठीक। अब ये हो गया क्या, इपॉक्सिडेशन। यार देखो देखो लोगों तक पहुंचाओ वीडियो को ना, ज़्यादा लोग देखेंगे तभी लोगों का फ़ायदा होगा, नहीं तो केमिस्ट्री अगर नहीं समझ ली ना तो फिर मुश्किल आ जाएगी बहुत, है ना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आएगी। अब अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड्स की। इसका जो दूसरा पार्ट था, ए पार्ट हमने क्या किया था, इपॉक्साइड्स को बनाया था। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस था ना। हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने क्या किया था, रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद पैरासिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस वाली बात करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड्स की बात करें। हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड्स दो तरह से हो सकती है, कैसे, एक हो सकती है इन एसिडिक मीडियम, और एक हो सकती है इन बेसिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। तो पहला देखते हैं इन एसिडिक मीडियम।
इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करने का क्या तरीका है? तो इपॉक्साइड ले लेते हैं, और क्या हुआ कि ये इपॉक्साइड आ गया और इसमें H+ और वाटर डाल दिया। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा? H+ को ले लेगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर जब H+ को लेगा तो ये बन जाएगा प्लस। फिर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा, रिंग को खोल देगा। जब वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल रिंग पर अटैक करके इसे खोलेगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा COH और ऊपर आ जाएगा OH2+, ठीक, और -H+ हो जाएगा तो बन गया ये OHCOH, ठीक है। तो ये एडिशन कैसा है? ये रिंग ओपनिंग जो हुई वो कैसी है? एंटी है। कैसी है? एंटी है। पूरा प्रोसेस कैसा है? एंटी एडिशन है। कैसा है? एंटी एडिशन है, ठीक। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे वाटर का अटैक कराना है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वाटर विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैज मोर स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर। ये लिख देते हैं, वाटर विल अटैक ऑन दैट कार्बन which is more substituted, ठीक। ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब जहाँ पे ज़्यादा कम एच होंगे, ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, वहीं पे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी और वहीं पे अटैक करेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिख लें इसका, इसी बात को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल लिख लिया जाए, तो हम एक अनसिमेट्रिकल सी एल्कीन ले लें या इपॉक्साइड ही ले लेते हैं सीधे, अभी तो हमारे पास मौका है। एक इपॉक्साइड ले लिया अनसिमेट्रिक सा, और इसकी H3O+ से रिएक्शन कराई, और H3O+ में इसे इपॉक्साइड को O18 ले लिया। O18 का मतलब है आइसोटोपिक ऑक्सीजन है, जैसे कार्बन 14 होता है वैसे ही ऑक्सीजन 18 होता है। तो जब इस पर क्या हुआ, इसने क्या किया? H+ से अटैक किया, ठीक। इसने क्या किया? H+ पे अटैक किया, तो ये क्या बन गया? CH3 CH CH2 OH और यहाँ पे 18 आ गया। फिर वाटर कहाँ अटैक करेगा? वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा और इधर ये खुल जाएगा, तो क्या बन गया? OH2+ CH2 O18 और यहाँ पे -H+ आ जाएगा, तो ये बन गया CH3 CH OH। तो देख रहे हो कि वाटर कैसे अटैक किया, जहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड था वहीं पे अटैक किया और प्रोडक्ट बन गया हमारा, ठीक है। एक क्वेश्चन घर के लिए देते हैं, घर के लिए कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क के लिए लिख देते हैं। यहाँ पे O18 लिख देते हैं और इसकी रिएक्शन H3O+ से कराता है। ये क्वेश्चन घर से करने के लिए छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो ही जाएगा। यार आंसर इसका मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हें पता है इसका आंसर क्या लिखना है, और तुम अगर बता दोगे चैट पे तो लिख के तो मैं मान जाऊँगा कि तुमने सही लिखा, ठीक। अब नंबर 2 तरीका था कैसा? इन बेसिक मीडियम। बात समझ में आ रही है अभी तक? तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में क्या होगा? हमें अटैक कराना है OH- से, तो OH- कहाँ अटैक करेगा? OH- उस कार्बन पे अटैक करेगा जो लेस हिस्टेरिकली हिंड्रेड होगा। इस बात को गांठ बांध के रख लो, जो मैं इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्या कि जब भी निगेटिव चार्ज या बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही होगी तो लेस हिंड्रेड साइड पे होगी, और एसिडिक मीडियम में हो रही होगी तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे होगी। क्या होगी? जब भी रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही होगी तो मोर लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे होगी, यानी लेस हिंड्रेड कार्बन पे होगी, और जब एसिडिक मीडियम में हो रही होगी तो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, यानी जहाँ पे ज़्यादा कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर स्टेबलाइज है वहाँ पे होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं लिख भी दूंगा ये बात। तो जब ये खुला तो क्या बन गया यार? CH3 CHO- CH2 OH। फिर ये क्या करेगा? ये वाटर से H ले लेगा
और ये बन जाएगा CH3CHOH और ये बन जाएगा CH2OH। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि OH माइनस will attack on that carbon which is less sterically hindered। जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन है उस पर अटैक करेगा। तो अगर हम इसके लिए एग्जांपल लिख लें एक, तो कमेंट बॉक्स में बताओगे कि फर्स्ट कार्बन है सेकंड में से किस पे अटैक होगा OH माइनस का। OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, सेकंड पे करेगा, क्योंकि ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो क्या बना देगा, और फिर ये वाटर से H ले लेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा और ये CH2OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से लिखी जा सकती है रिएक्शंस, इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब जो दो कंडीशन बची हैं, दो रिएक्शन बची हैं, एक प्रीवॉश कंडीशन और वुडवर्ड कंडीशन, उनके डायरेक्ट प्रोडक्ट को याद रखेंगे। उनकी मैकेनिज्म अभी समझ में नहीं आने वाली है। अभी का मतलब जब मैं SN NGP वगैरह पढ़ूंगा तब समझ में आएगी, तो उसकी मैकेनिज्म भी छोड़ेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली उसके प्रोडक्ट लिखना सीख लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, नंबर 4 क्या था हमारा तरीका, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स बाय प्रीवॉश्ड कंडीशंस, प्रीवॉश्ड कंडीशंस। प्रीवॉश्ड कंडीशंस थी क्या, प्रीवॉश्ड कंडीशन क्या थी देख लेते हैं कि अगर हमने ट्रांस एल्कीन ली और इसकी रिएक्शन कराई किससे, सिल्वर एसीटेट I2 इन CCl4 और नंबर 2 पे लिया वाटर, तो ट्रांस पे ट्रांस एडिशन हुआ, तो इससे डायरेक्टली प्रोडक्ट बन गया मीजो। ट्रांस पे ट्रांस एडिशन हुआ तो डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या बन गया, मीजो बन गया। तो लिख लेते हैं, इट इज ट्रांस एडिशन ऑफ 2 OH groups across the double bond, across the डबल बॉन्ड। ये रिएक्शन रेयर है, कहीं लिखी जल्दी से नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर तुम कहोगे सर आपने बताया नहीं, है ना। और ये जेई ने पूछी है मेंस में 2014 या 15 के पेपर में किसी में आई है ना। इसके बाद अब वुडवर्ड कंडीशन, वुडवर्ड कंडीशन में क्या होगा, एल्कीन की रिएक्शन किससे कराएंगे, फिर से कराएंगे सिल्वर एसीटेट I2 से इन वाटर ले लेंगे। तो ये कैसा एडिशन है, ये सिन एडिशन है। कैसा, सिन एडिशन। दोनों को एक पेज पे ही रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये इनमें एक में सिन एडिशन होता है और एक में ट्रांस, क्योंकि जो हमने इन CCl4 और वाटर में लिया है इससे फ़र्क पड़ेगा, मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी, मैकेनिस्टिक पाथ बदलेगा। तो ये कैसा एडिशन हो जाएगा, ये सिन एडिशन हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इसमें सिस एल्कीन ले लें तो क्या बन जाएगा, अगर हम सिस एल्कीन ले लें इसमें इन I2, तो इससे मीजो प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मीजो प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, आसानी से समझ में आनी चाहिए बात, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोगों ने OH जोड़ने वाली रिएक्शंस कर ली हैं। अब हम लोग बात करना चाहते हैं ओजोनोलिसिस की।
अगली लाइन डाल देते हैं नेक्स्ट। हाइड्रोक्सिलेशन कंप्लीट हो गया भाई। अब हम लोग बात करते हैं, देखो लगभग आधा घंटा लग गया हाइड्रोक्सिलेशन करने में। अब बात करते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन कैसे करते हैं? एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं O3 Zn और H2O से। तो सिंपल है, इसमें ये बॉन्ड बीच से तोड़ते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन देके, तो क्या बन जाएगा भाई? सिंपल तरीका है, इससे सरल तो कुछ रिएक्शन होती नहीं। बीच का बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ओ दो निकल लो। सिंपल तरीका है ना कि ओ दो और निकल लो। ठीक, सिंपल। देखते हैं मैकेनिज्म तो बाद में देखेंगे, पहले एक दो एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल। ZnH2O के साथ साथ Me2S भी यूज़ करते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड भी कभी कभी यूज़ किया जाता है। तो O3 Me2S लिख दें, तब भी काम वही होगा। बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन देके। ये तो आराम से समझ में आ रही रिएक्शन। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम साइकिल बना दें तो ZnH2O ले लें, तो इस बॉन्ड को तोड़ो, इसे ऑक्सीजन दे दो। तो बिल्कुल बुद्धि ना लगानी पड़े, इसलिए जो जैसा लिखा उसे वैसे ही लिख दो। बढ़िया, एकदम बन गया शानदार तरीके से, है कि नहीं? अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म देखो भाई, मैकेनिज्म कैसे आएगी। मैकेनिज्म में क्या हुआ, सब लोग सही सही बताना कि ओजोन का स्ट्रक्चर सही सही पता है या नहीं है। अगर ओजोन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो मैकेनिज्म का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एल्कीन कैसे एक्ट करती है? एल्कीन ऑलवेज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रही है तो एल्कीन ने इस पर अटैक किया, ये इधर आया और जो निगेटिव था उसने इस पर अटैक कर दिया। कितने लोगों ने इसकी मैकेनिज्म सही सही पहले देख रखी है? और मैं बताऊंगा तुमने क्या देख रखा है, जो स्कूल्स में सिखाया गया होगा, या तो तुमने क्या देख रखा है ये बताऊंगा। ठीक, तो इससे क्या बन गया? इससे बन गया हमारा इनिशियल ओजोनाइड, या इसे हम इनिशियल ओजोनाइड कहते हैं, या इसे मोल ओजोनाइड कहते हैं। इनिशियल ओजोनाइड या मोल ओजोनाइड। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इसे पुश किया, ये बॉन्ड इधर पुश हुआ तो ये बॉन्ड इधर टूट गया, 1 2 3। तो इससे बना क्या, C डबल बॉन्ड O बन गया। ठीक, प्लस C के साथ ये बॉन्ड फिक्स रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और एक O माइनस आ गया। ये दो चीज़ें बन गई। अभी मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं हुई। अब जरा देखना भाई, ये दोनों चीज़ें बन गई, इन दोनों चीज़ों को दोबारा लिख लेते हैं। और इस पर प्लस भी आएगा, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, इस पर क्या जाएगा, इस पर प्लस भी आएगा क्योंकि इस पर चार्ज लगा हुआ। तो ये आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड आया। अब इस प्लस की वजह से इस ऑक्सीजन पे डेल्टा, किस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे डेल्टा ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर करेगा क्या, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस पर अटैक किया, ये ऊपर गया, इस निगेटिव ने इस पर अटैक कर दिया। तो देखना जरा बना क्या, कार्बन था, ठीक, ऊपर ऑक्सीजन था, फिर एक ऑक्सीजन था, फिर कार्बन था, नीचे ये बन गया। ठीक, इसी को तुमने जो बचपन में मतलब स्कूल्स में देखा होगा, बचपन का मतलब ये कह रहा हूँ, स्कूल में देखा होगा, तो जो हट बनते हुए देखी थी तुमने वो ये थी। इसे कहते हैं ओजोनाइड। फिर हम जिंक से रिएक्शन कराते हैं इसकी, और इस तरह से तोड़ते हैं। ये सेंटर वाला जिंक है, ये जिंक ले जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। इससे सॉरी, इधर बना देते हैं C डबल बॉन्ड O, इधर बना देते हैं, प्लस C डबल बॉन्ड O एक और बना देते हैं, और फिर बना देते हैं जिंक। ठीक, तो ये इस तरह से तुमने मैकेनिज्म पढ़ी थी इसकी। अगर जिंक एब्सेंट हुआ या Me2S नहीं हुआ, Me2S होगा तो Me2SO बन जाएगा। Me2SO मतलब होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, यानी DMSO कहेंगे उसे। अगर जिंक या Me2S नहीं हुआ तो उस टाइम पे नेसेंट ऑक्सीजन को
कोई नहीं ले जा पाएगा और उस ऑक्सीजन से फर्दर ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड का, किसमें, एसिड में। तो अगर जिंक या Me2S प्रेजेंट है तो ऐसी ओजोनोलिसिस को कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, इस बात को लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लो, यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं कि व्हेन जिंक और Me2S is used in the reaction, it is known as reductive ozonolysis. If they are absent, then the reaction is known as oxidative ozonolysis. Is known as oxidative ozonolysis. ठीक है, सिंपल है बात को। अब अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो मान लो कि हमने एल्कीन ऐसी बना ली, हमने अगर रिएक्शन कराई किससे, O3 ZnH2O से, तो बीच का बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन देके, सिंपल। और ये बन गया एक एल्डिहाइड बना और एक कीटोन बना। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते O3 और H2O2 ही ले लेते सीधे, ठीक, तो जो एल्डिहाइड बना वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता, यानी कि जो कीटोन बना था वो तो वैसे ही रहता, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल। लेकिन जो हमारा एल्डिहाइड बना था दिस विल गेट ऑक्सीडाइज फर्दर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से केवल एल्डिहाइड बनता है, जबकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से जो एल्डिहाइड बना था उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, लिखते हैं फ्रॉम द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस of orthoxylene, how many different products are formed? How many, गिनती बतानी है। How many different products are formed? इसे क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसका कलर भी मैं सोच रहा हूँ बदल के इसे ब्लैक सही कर दें, तो इसे कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम्हें करना है आराम से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हम डाल देते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, यहीं पे लिख देते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। अगली रिएक्शन है reaction of alkenes with hot KMnO4, with hot acidic KMnO4। जब hot acidic KMnO4 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगी, तो लिख देते हैं द रिएक्शन इज सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक, द रिएक्शन इज same as oxidative ओजोनोलिसिस। ठीक, तो अगर हमने एल्कीन ले ली और इसकी हॉट KMnO एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्शन कराई, एक तरफ H लगा देते हैं तो उससे एसिड बन जाएंगे। ठीक है, कोई सा परेशानी की बात नहीं है। ठीक,
अब अगर हॉट KMnO4 की रिएक्शन जाइलिन या ऐसे कंपाउंड से कराएं जिनमें बेंजीन के ऊपर क्या लगाओ, कोई एल्काइल ग्रुप लगाओ। थोड़ा सा और देख लेते हैं यार इसे, क्योंकि इसे यहीं पे ख़त्म कर देंगे तो काम हो जाएगा अपनों का। तो हमने KMnO4 H+ के साथ हीट किया तो इससे बेंजोइक एसिड बन जाएंगे। अगर हम जाइलिन ले लें तो थैलिक एसिड बन जाएगा। ठीक। अब अगर हम कुछ भी ग्रुप हो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एक CH के साथ R1 और R2 ले लें और रिएक्शन किससे करा दें, KMnO4 H+ के साथ हीट कर दें, तो हमेशा ऊपर COH ही बन जाएगा। लेकिन अगर हम टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन ले लें जिसके पास एक भी H नहीं है, जब एक भी H नहीं है तो हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ ये बन जाएगा। इस बार बेंजीन का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इस बार किसका ऑक्सीडेशन होगा, बेंजीन का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ही आनी चाहिए। ठीक, अब हम लोग ऑक्सीडेशन वाला काम कर चुके हैं। अब जो रिएक्शन बची है वो किसके साथ बची है, अब रिएक्शन बची है हम लोग HX जोड़ना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग HX जोड़ना चाहेंगे तो हम लिखेंगे एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन्स। अगले लाइन डाल लेते हैं, एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन्स। HX को एल्कीन पे कैसे ऐड करेंगे, एल्कीन ले ली और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने HX कराई तो एल्कीन H+ पे अटैक करेगी, कार्बोकैटायन बनाएगी। और कार्बोकैटायन का मतलब है क्या कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, H जुड़ गया। कार्बोकैटायन का मतलब क्या है, रीअरेंजमेंट। जिन्होंने भाई अगर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन नहीं देखा तो लेक्चर 1 या 2 को पहले जाके देखें, पूरा पीछे से देख के आओगे तभी मेरी बात ज़्यादा समझ में आएगी। ये मैं सिंपल बता रहा हूँ, बीच बीच से उठा के मेरी बात बहुत कम समझ में आएगी, क्योंकि मैं तुक्के नहीं मार रहा हूँ, ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, सिंपल बात है। तो X- क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा, तो ये सिंपल बन जाएगा। तो अगर हम इसे ऐसे याद करना चाहें कि HX की रिएक्शन कराएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, CH3 CHX और CH3। विद मार्कोनिकॉफ रूल अगर कहना चाहो तो कह सकते हैं, लेकिन हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता मार्कोनिकॉफ, ये हम जानते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए सबसे ज़्यादा होगा, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फॉर HI सबसे ज़्यादा होगा, फिर HBr और फिर HCl होगा। ठीक, रिएक्शन पेरोक्साइड के साथ मतलब रिएक्शन कैसे आ रही है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के थ्रू जा रही है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा। तो कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिख लेते हैं। इसकी रिएक्शन HBr से करानी है। ये फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चन है, थोड़े से ही दूंगा, ज़्यादा नहीं लिखूंगा। ठीक है,
ये 4 क्वेश्चन है, इन्हें करके देख लोगे तो मैं मेरी बात समझ में आएगी। मार्कोनिकॉफ एज सच हम यूज़ नहीं करेंगे, हम रीअरेंजमेंट्स करा के करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद परऑक्साइड, HBr परऑक्साइड। अगला मेथड देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद HBr परऑक्साइड। HBr परऑक्साइड को हम लोग क्रैश इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक, क्रैश इफेक्ट भी कहते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे किससे। अब थोड़ी तबीयत नहीं सही है इसलिए थोड़ा जल्दी वाइंड अप करेंगे यार, सॉरी, है ना। अगले लेक्चर से लेंथ बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। मैंने मतलब संडे तक कहा है कि ये हाइड्रोकार्बन ख़त्म होगा तो होगा। संडे को हाइड्रोकार्बन ख़त्म करने के बाद हम लोग एल्काइल हाइड शुरू करेंगे और 11th में हम लोग शुरू कर देंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अब 2 चैप्टर फिर से पैरेलल चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो HBr के साथ हम लोग क्या लेते हैं, परऑक्साइड। परऑक्साइड कैसा है, परऑक्साइड जैसे अगर हम ऑर्गेनिक परऑक्साइड लेना चाहें तो ऑर्गेनिक परऑक्साइड ROR ले लें या फिर H2O2 ले लें। तो इससे क्या बन जाता है, इससे एंटी मार्कोनिकॉफ से H और X का एडिशन हो जाता है, ठीक। तो इन केस ऑफ HBr peroxide, the addition of H plus and Br minus takes place with एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, ये हम जानते हैं। कहीं पे भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि उसे फॉलो करेंगे, ठीक। अब रिएक्शन कैसे आती है, द रिएक्शन गोज वाया फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। द रिएक्शन गोज वाया formation of free radicals and therefore the rearrangement is not possible. The rearrangement is not possible. तो अगर हम एक सिंपल केस देख लें, इसमें HBr की रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे Br लग जाएगा और HBr के साथ परऑक्साइड ले लें तो Br दूर की तरफ लग जाएगा, ठीक। सिंपल बात है। और HBr के अलावा किसी और में परऑक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता, ये बात भी लिख देते हैं कि परऑक्साइड इफेक्ट do not operate in case of HCl and HI because क्योंकि कैसा पाथ है, पाथ कैसा है, पाथ रेडिकल पाथ है, इसलिए जो वन ऑफ द चेन प्रोपगेशन स्टेप्स होती हैं वो कैसे जाती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं। बिकॉज वन ऑफ द चेन propagation steps become एंडोथर्मिक, ठीक है। तो HCl में परऑक्साइड इफेक्ट नहीं काम करता। अगर मान लो ये रिएक्शन HCl परऑक्साइड के साथ लिख भी दी जाए, कोई कहे नहीं भाई परऑक्साइड के साथ कराओ, तो तुम अपना बिल्कुल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से ही आंसर लिखोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आसानी से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ी छोटी हुई है, 15 मिनट और हो सकती थी, लेकिन आज यहीं रुकते हैं। हम लोग अगली क्लास में पूरी एल्कीन को वाइंड अप करेंगे और एल्कीन के अलावा हम लोग करेंगे एल्काइंस भी वाइंड अप करेंगे अगली क्लास में। और फिर एक क्लास पूरी डेडिकेट रहेगी किसे,
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को। तो नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास दोनों सैटरडे संडे वाली थोड़ी सी लेंदी होंगी, तो उनके लिए कोप अप करना भाई, थोड़ा सा बियर करना मेरे साथ। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना। और भाई शेयर करते रहो यार, ये ज़रूरी काम है ना, ठीक है। चलो मिलते हैं, ओके बाय बाय। और यार हाँ, हैप्पी जन्माष्टमी, ये तुम लोग वीडियो देख रहे होगे तो उस दिन जन्माष्टमी होगी, तो हैप्पी जन्माष्टमी। चलो बाय बाय, टेक केयर।